सबका स्वागत है भाई सब न राम राम। तो आपां करन लग रहे हैं अपनी हरियाणा दिग्दर्शन किताब यानी कि अरियंत की जीके हरियाणा की। तो आपां इसमें ये तक के कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, आपां इसमें पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हरियाणा एक दृष्टि में हरियाणा में के है, उकर के है, छोटा बड़ा भौगोलिक परिदृश्य, हरियाणा के प्रतीक चिन्ह, हरियाणा में प्रथम तथ्य, इस तरीके की बात। दूसरा चैप्टर आया था हरियाणा का नामकरण, हरियाणा कैसे पड़ा, हरियाला, इस तरीके के नाम कौन से ग्रंथ में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, किस टाइम पे किस व्यक्ति ने किस टाइम पे के नाम हरियाणा ते दिया, किस तरीके का अपभ्रंश हो गया हरियाणा जो आप प्रॉपर लिखा यो या। ठीक है, आज का जो अपना चैप्टर है, आज का जो चैप्टर है तीसरा है, पार्ट भी तीसरा ही रहेगा। इसमें जो है हरियाणा से संबंधित ऐतिहासिक स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से मिले, कैसे कैसे मिले, और भी बहुत सारी चीज़ इसमें देखने मिलेंगे। हरियाणा के प्राचीन इतिहास के स्रोत कैसे मिलते हैं, मध्यकालीन हरियाणा के स्रोत कैसे मिलते हैं, कहाँ कहाँ से मिले, क्या क्या मिले, क्या क्या इसमें जानकारियाँ हैं। अच्छा, हरियाणा के आधुनिक जो हरियाणा है उससे संबंधित भी कुछ तथ्य आपने जानने इस चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, तो आप शुरू कर दें। हाँ, अपना जो चैप्टर है वो जब तक मैं रिक्वेस्ट कर सकूँ सब तय वह रिक्वेस्ट करी जा सके है। बाकी तो कि मैं मतलब ज़्यादा बड़ी बात है को नहीं भाई, वीडियो लाइक होनी चाहिए और चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। ठीक है, और जो पसंद आती हो तो वह शेयर भी कर सको हो। ठीक है, यह बात है। ओके, जब तक अपना लैपटॉप वगैरह ठीक होगा तो उसमें और भी ज़्यादा लिख के चीज़ एक्सप्लेन करी जा सकें स्क्रीन पे, और एक्स्ट्रा जानकारी भी दी जा सकें। बाकी इसमें जानकारी खूब है। लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं उन से रिलेटेड भी मैं यूँ सोचूँ कि और ज़्यादा जानकारी दी जाए, लेकिन फिर आप क्या कराएंगे, जैसे ही आप इस किताब ने कंप्लीट कर देंगे ना, तो फिर मैं यूँ सोच रहा हूँ कि क्वेश्चंस को अलग से भी पढ़ा देंगे फिर अलग तय। ठीक है, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन ले लिया करेंगे, डेली एक वीडियो डाल दिया करेंगे, 10 क्वेश्चन ले लिया करेंगे। बाकी आपके सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में बता दियो, मैंने 10 क्वेश्चन टाइप करके बना लेंगे और फिर उन नई हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख लेंगे। जिस बहुत सारे बालक हैं जो इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं तो भाई उनने मतलब इंग्लिश में लिखे हुए ज़रूर मिल जाएंगे। एक्सप्लेन आप हरियाणवी में कर लेंगे, हिंदी में कहोगे तो हिंदी में कर लेंगे, नहीं तो हरियाणवी में कहोगे तो हरियाणवी में कर लेंगे। मेरे ख्याल से हरियाणा जीके है तो हरियाणवी में ही होनी चाहिए, हिंदी में बतेरे वीडियोज़ चलते रहे हैं और। ठीक है, ओके, तो चलो शुरुआत करो अपना चैप्टर की। चैप्टर नंबर 3 है हरियाणा से संबंधित जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो चलो भाई शुरू कर दो। देखो, हरियाणा के जो प्राचीन कालीन इतिहास के स्रोत हैं, तो सबसे पहला आप प्राचीन काल के बारे में बात करने की कोशिश करा। इसमें सबसे पहला बात आवा है साहित्यिक स्रोतों की, मतलब इस समय पे कौन कौन सा साहित्य लिखा गया था। जैसे इसमें अगर बात करोगे तो भाई जो उपलब्ध है हमारे पास जो साहित्य है, ठीक है ना, जिसको पढ़ा गया है, जिसके बारे में कुछ जानकारी मिली है पढ़ने के बाद, जब तो आपने नूबेरा पट्टा ना भाई इसमें हरियाणा का जिक्र कर रखा है। ठीक है, तो इसमें वैदिक साहित्य की बात हो सके, इसमें पौराणिक साहित्य की बात हो सके, इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म नहीं सॉरी साहित्य, बौद्ध साहित्य या जैन साहित्य, या फिर विदेशी जो यात्री आए होंगे जो प्राचीन काल के दौरान, क्योंकि 3 भागा में बांटा है ना, प्राचीन काल, मध्य जो है काल और फिर आधुनिक काल। तो इन टाइमा में तीनों में जिस तरीके से हिस्ट्री के 3 पार्ट करा, तो इसी तरीके से पूरे भी 3 पार्ट कर रखे हैं। तो इनमें अलग अलग टाइम में किस टाइम पे किस प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत आपने मिले जिसमें हरियाणा की जानकारी आपने भरपूर मिला है। ठीक है, ओके, चलो बात करो। सबसे पहला आप देखेंगे वैदिक साहित्य। ठीक है, इसमें पॉइंट्स बनाया इसको भाई, जिसने नोट्स बनाने हो नहीं वह बनाया इसको। इसमें एक नंबर पॉइंट दे दो, इसने हरियाणा के प्राचीन इतिहास के स्रोत ने 1 पॉइंट दे दो। इसको है ना हम 2 भागों में बांटते हैं, इसको साहित्यिक स्रोत में बांटते हैं और पुरातात्विक स्रोत में भी बांटते हैं। तो सबसे पहला इसमें आ गया ए पॉइंट दे दो, बड़ा दे दो, या इसने नू इस तरीके का पॉइंट दे दो भाई। यो पहला है हमारा साहित्यिक जो है स्रोत, और साहित्यिक स्रोत का भी पहला पॉइंट आ गया। फिर अपना एक तरीके से इस तरीके का रोमन वाला पहला पॉइंट दे दो इसने। इसमें वैदिक साहित्य में क्या अपना शामिल होगा, ये बात बस ध्यान रखनी है। जस्ट बातें, सिर्फ बातें ध्यान रखनी है, कोई बड़ी मतलब महाभारत वाली चीज़ थोड़ी ना है यार। ठीक है, आओ तो गा महाभारत का भी जिक्र। चलो देखो, इसमें है ना आप वेद के बारे में देखेंगे, ब्राह्मणों के बारे में देखेंगे। ब्राह्मण लोगों ने मतलब हमारे ब्राह्मणों ने ज्ञानी, क्योंकि ये वर्ग था हमारा, तो इसने हमारे को मतलब बहुत सारे जो है स्रोत इनके द्वारा लिखे हुए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं।
ऋग्वेद में सरस्वती, दृष्टवती जैसी नदियों और अन्य भौगोलिक तथ्यों का वर्णन एक तरीके से मिलता है। कौन से वेद में मिला है? ऋग्वेद में। वेद कितने हैं? 4। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, ओके। अर्थ ऋग्वेद पे चला जाऊंगा तो मैं वो घना टाइम नहीं लग जाएगा जहाँ तक, क्योंकि चैप्टर भी अपना बड़ा ही है। इसलिए इसमें जो फैक्ट दे रखे हैं ना, एक बार इनकी जानकारी प्राप्त कर लें, नहीं तो अपने वीडियो फिर भाई साहब नु मान लो चलो एक बार पढ़ाने चले जावा और ज़्यादा एक्सप्लेन करने चले जावांगे, नहीं तो 4-4 5-5 घंटे ही वीडियो बना है, मेरा मानना है ऐसा। बाकी एक बार जो इसमें फैक्ट्स दे रखे हैं कुछ थोड़ा बहुत उनको घुमा फिरा के बताने में ज़्यादा फ़ायदा होगा मेरे हिसाब से। तो बाकी जो भी कमेंट्स मिलेंगे मैंने देखना नहीं मिले तो मिले को नहीं है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो देखी जाओगे जिस तरीके से तमना अच्छा लगे उस तरीके से पढ़ाया जाए इसके। तो ऋग्वेद में कुरुक्षेत्र के प्राचीन नाम का वर्णन मिलता है। जो क्या बताया गया है? ये बताया गया शरण्यावत, ठीक है, सरयणावत, ठीक है ना, ये नाम मिलता है। ये नाम मिलता है, पूछा जा सकता है, सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कुरुक्षेत्र का ऋग्वेद में प्राचीन नाम क्या मिलता है? शतपथ ब्राह्मण है और या आरण्यक हैं। इनमें हरियाणा के नागरिकों की भाषा को सर्वश्रेष्ठ बताया और आचरण को अनुकरणीय बताया। भाई मतलब शुरुआत है हम संस्कारी से रहे हैं, से क्यों रहे हैं? संस्कारी रहे हैं भाई, ठीक है। हमारी संस्कृति बहुत हाई लेवल की रही है, हमारी संस्कृति पहले भी बहुत ज़्यादा कॉपी करी जाया कर दी, लेकिन इस टाइम पे हम है ना दूसरों की कॉपी कर रहे हैं, तो भाई वो थोड़ा सा एक तरीके से गलत बात कहना चाहूँगा मैं। जैमिनीय ब्राह्मण में हरियाणा के सामान्य जनजीवन का विवरण हमें मिलता है। तो इस तरीके के सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले जावे हैं इनमें, मतलब कोई समझाने वाली बात है कौन इसमें। छंदोग्य उपनिषद में हरियाणा का सामाजिक और आर्थिक जीवन जो है उसका डिस्कशन मिल जाए, उसके बारे में चर्चा मिल जाए भरपूर। फिर बात करोगे दूसरा पॉइंट की, वो है पौराणिक तत्व साहित्य। पौराणिक साहित्य में आपके शामिल कर सको हो, वामन पुराण में हरियाणा के 7 वना की बात करी है। वह 7 वन कौन से थे? काम्यक, अदिति, व्यास, पलकी, सूर्य, मधु और शीत। ये नाम याद रखने ज़रूरी हैं। और 9 नदियाँ के नाम की बात है पौराणिक साहित्य में, ये भी नाम याद रखने हैं। सारी नदियाँ के नाम याद रखने। नो पूछ लिया कौन सी नदी उस टाइम की नहीं है। वामन पुराण के समय जिक्र कितनी नदियों किया गया था? 9 का। कौन सी नहीं है या कौन सी इनमें से है? तो भाई सारी के सारी के नाम बेर होना चाहिए। जो कर 7 वन और 9 नदी इनका जिक्र है। सरस्वती होगी, वैतरणी होगी, अपगा होगी, मंदाकिनी होगी, मधुश्रुवा होगी, अंशुमती होगी, कौशिकी होगी, दृष्टवती होगी और अरण्यवती होगी। सर इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट बता दो ना, इब हाईलाइटर या पेन इस तरीके की चीज़ होती ना मैं यूज़ कर पाता इसमें, तो मैं लगा देता निशान। नाम बता देता हूँ, सरस्वती, वैतरणी, आपगा, मंदाकिनी और दृष्टवती, ये तो जरूर याद होनी चाहिए। बाकियाँ के देख लियो भाई, याद रह जाए तो। अच्छा, थानेसर और कुरुक्षेत्र में जो नदियाँ बया कर दी नहीं, ये वही नदियाँ हैं, ठीक है, उस टाइम पे, ठीक। इन नदियों का जिक्र किस में मिलता है? वामन पुराण में मिलता है। 7 वनों का जिक्र मिलता है। इसका मतलब थानेसर और कुरुक्षेत्र का जिक्र भी मिलता है किस में? वामन पुराण में, ठीक है। इस तरीके का अपन यह चीज़ पढ़ लेंगे तो ध्यान में रह जाओगे, और के बड़ी बात थोड़ी ना इसमें कुछ। अच्छा, महाभारत का है नकुल दिग्विजय पर्व। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का वर्णन मिलता है, और रोहतक का भी जिक्र इसमें कर रखा है। नू पूछ लेगा रोहतक का जिक्र नकुल दिग्विजयपुरम में कर रखा है, या कौन से ज़िले का जिक्र नकुल दिग्विजयपुरम में मिलता है, या महाभारत के नकुल दिग्विजय पर्व में कौन से ज़िले का जो है जिक्र मिलता है, या इस ज़िले की किस जो है एस्पेक्ट का, किस पहलू का जिक्र मिलता है, ठीक है, या रोहतक का जिक्र कौन से जो है ग्रंथ में मिलता है। इस तरीके से कुकरे पूछ लो, अगला ध्यान होना चाहिए अपना। अष्टाध्यायी में मौर्य काल के दौरान कैसा था हरियाणा, कुरु जनपद के दौरान जो है किस तरीके का था, और फिर योद्धे जो गणराज्य था उस समय पे जो है किस तरीके की जो चीज़ें चल रही थी। तो इन तीनों चीज़ों का जिक्र जो है, इन तीनों कालों का जिक्र जो है कहाँ पे मिलता है? अष्टाध्यायी में मिलता है। आरण्यक पर्व में हरियाणा के अनेक महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में बात कर रखी है। महाभाष्य, अरसचरित और रजंतरंगिणी में भी हरियाणा के विषय में अलग अलग समय की जानकारी मिलती है। अगले आगे तीसरे बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में हरियाणा के किस किस चीज़ का जिक्र मिलता है, उन सब के बारे में पढ़ लेते हैं आप, ठीक है। सबसे पहले एक बौद्ध साहित्य का नाम है
पैपंच सुदनी, पैपंच सुदनी ये बौद्ध साहित्य का एक ग्रंथ है। एक तो यह बात याद रखनी जरूरी है, इस मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध जो है ना हरियाणा में आए थे, ठीक है ना, हरियाणा में आए थे। मज्जिम निकाय ये भी एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है भाई। उसमें हरियाणा के राजनीतिक जीवन और धनकोट यानी कि धूल कोटिया में महात्मा बुद्ध के द्वारा अपने शिष्य रथपात को उपदेश देने का वर्णन मिलता है। यानी कि इसमें भी ये भी एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसमें बौद्ध धर्म में हरियाणा के राजनीतिक और जो है धनकोट में जगह में मतलब हरियाणा के राजनीतिक जीवन का इसमें भरपूर जानकारी मिलती है, ठीक है। और एक शिष्य था इनका रथपात, उसको इन्होंने उपदेश दिया था। ये जो है बात कौन से ग्रंथ में मिलती है? मज्जिम निकाय में मिलती है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अगला है दिव्यवदान, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। इसमें राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार रोहतक और अग्रोहा और बौद्ध धर्म के केंद्र रोहतक नगर, जिसमें 12 योजन लंबा 7 योजन चौड़ा और 62 दरवाजे का वर्णन एक तरीके से मिला है। अगला क्या है? दीपवंश। दीपवंश में महात्मा बुद्ध के कुरुक्षेत्र से दान प्राप्ति का वर्णन मिलता है। चलवग्गा इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना, रीडिंग देना, ऑटोमेटिकली याद होना एक नेचुरल प्रोसेस हो है, मेरा मानना है। चलवग्गा, अगलपुर या अग्रोहा बौद्ध धर्म के शक्तिशाली केंद्र थे उस टाइम के। और विनय पिटक जो कि बौद्ध धर्म का एक और ग्रंथ है, इसमें जो है बौद्ध धर्म के समय के वैद होते थे जीवक, इनके रोहतक में जो है निवास होने का जो है प्रमाण एक तरीके से मिला है। उसके बाद जातक जो है कुरुक्षेत्र में, जातक जो कथाएं हैं उनमें कुरुक्षेत्र का वर्णन मिलता है। दिग निकाय के महानिदान सूत्र और सती पाठान सूत्र का प्रदेश में प्रचार प्रसार हुआ था। ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट तो है नहीं, लेकिन एक दो बार रीड करांगे तो थोड़ा सा ध्यान रह जाओगा और दिक्कत को नहीं आओगी अपन है। ये बौद्ध धर्म की बात थी भाई। यो पॉइंट गिनते जाइए, कौन सा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, तीसरा आ गया, दूसरा आ गया, जो भी है गिनते रहिए इसने, ठीक है। जैन साहित्य की बात करोगे, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र और कथाकोश, इन तीनों से हरियाणा के पहले से लेकर 3री शताब्दी के दौरान के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जीवन का वर्णन हमें मिलता है। इनमें हरियाणा के ये क्या है? ये जैन धर्म के ग्रंथ है, साहित्य है, जैन धर्म का साहित्य है, ठीक है। जैन साहित्यिक ग्रंथों में अग्रोहा को जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बताया गया है। अग्रोहा दोनों का ही प्रमुख केंद्र रहा था, प्रमुख केंद्रों में से एक रहा था, ये बोल सकते हो, ठीक है। अग्रोहा जैन धर्म का भी और बौद्ध धर्म का भी। अच्छा, रोहतक भी रहा है, जैन धर्म के प्रमुख स्थानों के रूप में उल्लेखित किया गया है, जहाँ पे जैन विद्वान होते थे। एक लोहाचार्य ये रोहतक में रहते थे, इसका भी हमें कुछ प्रमाण मिलता है। अच्छा, यस्तिलक चंपू यानी कि सोमदेव इनका नाम था, और जसहर चरियु इनका नाम पुष्पदंत था। सोमदेव और पुष्पदंत ये 2 जैन जो है धर्म के अनुयायी थे, शिष्य थे, उनके आगे चल के हुए थे। इन्होंने ये 2 जो है साहित्य हैं, ठीक है, साहित्य व्यक्ति नहीं है, साहित्य हैं। सोमदेव और पुष्पदंत में पशुधन का वर्णन मिलता है। तोमर जो शासनकाल चल रहा था उस टाइम पे, उस शासनकाल के दौरान हरियाणा के लोगों का व्यवसाय, कला, संस्कृति का विवरण भी इन चीज़ों में देखने में मिला है, ठीक है। नाम से लागे थे पुष्पदंत। पुष्पदंत एक बौद्ध धर्म के थे शायद, वो इन दोनों में से एक धर्म के थे, मेरे जड़ तक याद आवा है। अच्छा, 5वां या 6ठा है जो भी पॉइंट है, वो 5वां मेरे ख्याल से। विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत हैं वो भी मिले हैं, उनमें भी हरियाणा के बारे में बहुत सारी चीज़ देखने में मिले हैं, जिसमें आप ग्रीक यात्री थे कि एरियन, चीनी यात्री थे फायान, इनका काफ़ी जिक्र मिलता है। ह्योनसोंग का काफ़ी जिक्र मिलता है ना, इन्होंने हरियाणा के बारे में लिखा था। तो लिखा तो इंडिया के बारे में था, लेकिन हरियाणा के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। अच्छा, ये दूसरे टाइप का अपना पॉइंट आ गया भाई, दूसरे टाइप का पॉइंट आ गया, जो हमारे हरियाणा के जो प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं ना, ये उनका दूसरा पॉइंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? पुरातात्विक स्रोत कौन से थे जिन तयूं बेरा पाटा के या हरियाणा है प्रधान, ठीक है। चलो देखो, हरियाणा पुरातात्विक अन्वेषणों और उत्खनन से प्राप्त होने वाली सामग्री को हम अध्ययन की सुविधा के लिए 5 भागों में बांटते हैं।
ये 5 भाग हैं, अभिलेख, सिक्के, मुद्रांक, मूर्ति, स्मारक, इनमें बांटते हैं। तो सबसे पहले हम पहले की बात करते हैं अभिलेख की, ठीक है। अभिलेख 5 प्रकार के हैं। फिर आगे धार्मिक लेखों के हिसाब से अभिलेख लिखे जाते थे। प्रशस्ति अभिलेख होते थे, तारीफ होती थी इसमें राजा की, है ना। स्मारक लेख होते थे, आज्ञा पत्र होते थे, या फिर दान पत्र जो है एक तरीके से होते थे। ये 5 प्रकार के अभिलेख लिखे जाया करते। हरियाणा में 5 श्रेणियों के जो भी हैं, 5 श्रेणियां हैं। धार्मिक हो गया, प्रशस्ति हो गया, स्मारक हो गया, आज्ञा पत्र या दान पत्र हो गया। इनमें तक कुल 37 अभिलेख हरियाणा तक मिले हैं। कितने अभिलेख मिले हैं? 37। टोटल नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर महत्वपूर्ण अभिलेख जो है नीचे टेबल बना के दे रखे हैं, जो कि मैंने रिव्यू में भी आपको बताया था, ठीक है ना, सबको, कि भाई अभिलेख इसमें टेबुलर फॉर्म में जो डेटा दे रखे हैं ना, वो बहुत बढ़िया दे रखे हैं। अच्छा, जिसमें है ना सबसे प्राचीन अभिलेख टोपरा यमुनानगर में है कि यो अभिलेख है, स्तंभ अभिलेख है यो, ठीक है, ओके। कुछ अभिलेख हैं, उनका विवरण है। सबसे पहले टोपरा की बात कर लें। यो मौर्य सम्राट अशोक के टाइम का अभिलेख है। इस पर 7 अभिलेख अंकित है, जिनकी लिपि कौन सी है? ब्रह्मी है, क्योंकि उस टाइम पर ब्रह्मी लिपि चलती थी। संस्कृत इसकी भाषा है। टोपरा वर्तमान में यमुनानगर में है, ठीक बात थी भाई। अच्छा, इस अभिलेख से हरियाणा में अशोक के प्रशासन और के दौरान बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का वर्णन है, क्योंकि सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व की बात है कि कलिंग युद्ध लड़ा था। तो उस टाइम के बाद वो रक्तपात देख के उसका मन बदल गया था, तो फिर उसने बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया था। बौद्ध धर्म ज्वाइन करने के बाद फिर उसने भाई युद्ध वगैरह त्याग दिए थे। तो फिर मौर्य शासन का अंत का कारण भी एक तरीके से बताया जावे है हिस्ट्रियंस के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा, कि सेना जो है ना युद्ध लड़ना भूल गई थी। तो क्योंकि उसने उस लेवल पर त्याग कर दिया था युद्धों का, युद्ध अभ्यास भी नहीं करते थे वो सैनिक, ठीक है ना। तो इसका फ़ायदा फिर दूसरे राज्य ने उठाया था भाई। वो इस तरीके की कुछ बातें हैं। अच्छा, और के देर क्या भाई टोपरा अभिलेख में चौहान राजा थे, विग्रहराज चतुर्थ 11वीं शताब्दी के दौरान। इसके भी 3 अभिलेख टोपरा स्तंभ पर अंकित हैं, जिस पर मल्लेच्छों पर विग्रहराज की विजय संबंधित जो है जानकारी हमें मिलती है कि विग्रहराज ने मल्लेच्छ लोगों को हराया था। अच्छा, जैसे जैसे टाइम बीतता है टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा, दिल्ली सल्तनत का राजा था ये तुगलक वंश का, है ना। अच्छा, इसने क्या करा, इसने दिल्ली में ले गया, बैठा गया। अच्छा, पेवा अभिलेख की बात कर लो। राजा प्रतिहार राजा थे भोजदेव, इन्होंने लिखवाया था ये अभिलेख। पेवा घोड़ों का व्यापार का जो है काफ़ी विवरण मिलता है। घोड़ों से संबंधित कोई भी फैक्ट या बात की बात आती है तो सबसे पहला पेवा का जिक्र आवा है। पेवा व्यापार और संस्कृति का भी प्रमुख जो है केंद्र माना गया है अकॉर्डिंग टू दिस अभिलेख। सिरसा अभिलेख की बात करोगे तो पशुपति संप्रदाय की उपस्थिति का वर्णन करे हैं। प्रतिहार शासक थे भोज, राजा भोज, उनके बारे में बताया गया है इस अभिलेख में। सुग जो है सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में आज का पहला क्वेश्चन कौन से जिले तय संबंधित है, ठीक है, ये याद हो जाएगा। सुग इसका काफ़ी जिक्र कराया जावा है। हरियाणा का दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख है, पहला टोपरा है, दूसरा यो है। 12 खड़ी की लिखाई है ने जो लिखा करें का के की कुई हैं, ये आड़ा सबसे पहला मिले थे सुग अभिलेख में, ठीक से। अच्छा, उसके बाद भाई अपना अभिलेख है तोशाम का अभिलेख। तोशाम अभिलेख भिवानी से प्राप्त हुआ था, 3री-4थी शताब्दी की बात है ये। विष्णु भगत थे सोमत्रात, ठीक है। इन्होंने इनके द्वारा निर्मित एक विष्णु मंदिर और तालाब का विवरण इस तोशाम अभिलेख में मिला है। व्याड़ा टाइप करने में यो फर्क हो जाए भाई, ये अच्छी पिक्चर नहीं आती ना तो यह दिक्कत हो जाए है। अग्रो अभिलेख की बात करोगे तो योद्धाओं की वीरता की प्रशंसा करे है, एक लड़ाकू जाति के रूप में उनको दिखावा है। योद्धाओं की राजधानी रोहतक होती थी, इसका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? अग्रो अभिलेख से मिलता है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। संगीत के 7 स्वरों का वर्णन हमें कौन से अभिलेख से मिलता है? तो ये हमें अग्रोहा के अभिलेख से मिलता है। अग्रोहा अभिलेख में कौन सी जाति का वर्णन है? योद्धाओं की जाति का वर्णन है। उनकी राजधानी रोहतक थी। लाओस अभिलेख, यो एक बार का अभिलेख है। लाओस जो है इंद चीन और 5वीं शताब्दी से संबंधित अभिलेख है और कुरुक्षेत्र को महातीर्थ की संज्ञा जो है लाओस अभिलेख में दी गई है। सोनीपत का ताम्रपत्र, ये जो है भाई हर्षवर्धन की वंशावली का विवरण करे है। राजाओं के व्यक्तिगत धर्म और उपाधियों का वर्णन भी सोनीपत के ताम्रपत्र में दिया गया है। हिसार का स्तंभ अभिलेख 3री-4थी शताब्दी का अभिलेख है। हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 अभिलेख
अंकित हैं, इसमें भागवतों के आगमन का वर्णन मिलता है। कौन से अभिलेख में हरियाणा में भागवतों के आगमन का वर्णन मिलता है? गुजरी महल का गुजरी महल है हिसार का, उसमें एक स्तंभ पर कितने अभिलेख हैं? 8 हैं। इसका हमें कहाँ से पता चलता है? हिसार के जो स्तंभ अभिलेख हैं उनसे पता चलता है। इसमें तीर्थ स्थल के रूप में हिसार के विकसित होने का वर्णन भी मिलता है कुछ हद तक। पिंजौर अभिलेख की बात कर लो भाई, प्राचीन काल में पिंजौर का पंचपुर के रूप में वर्णन कर रखा था। कौन से अभिलेख में पिंजौर का नाम पंचपुर मिलता है? और पिंजौर का पुराना नाम कौन सा है? इस तरीके की बात है। बहुत बढ़िया, जनरेटर बंद हो गया। करनाल अभिलेख ग्रोष्ठी लिपि में लिखा गया था। करनाल में एक मंदिर है, उस के सरोवर का वर्णन भी कर रखा है। नचार खेड़ा अभिलेख, इसमें विषय वस्तु जो है सारी की सारी नचार खेड़ा अभिलेख की रामायण से संबंधित है। इसमें राम, सीता, लक्ष्मण, जटायु इनको परस्पर बात करते हुए प्रदर्शित करा गया है, मतलब उस टाइम की बात है ये। कपाल मोचन अभिलेख है, कनिंगम के द्वारा यमुनानगर से प्राप्त कराया गया था, ये खुदाई के दौरान या अन्वेषण के दौरान, ठीक है, खोज के दौरान। मौनवाड़ी अभिलेख है, विष्णु मंदिर के निर्माण के साक्ष्य जो है मिलते हैं। तो ये कुछ अभिलेख हैं, 10, 12, 5, 10, 37 में थे, इम्पोर्टेंट लिख रखे हैं, टेबल के फॉर्म में लिख रखे हैं, कहाँ से कौन सा प्राप्त हुआ है। मेरे हिसाब से कुछ अधूरी जानकारी भी है इनमें, ठीक है, क्योंकि कौन सा किसने प्राप्त कराया इस तरीके की भी जानकारी अपन है होनी चाहिए। लेकिन जितनी दे रखी है फिलहाल उतनी गेन करो, फिर आप खोज करते रहेंगे इनके बारे में, क्वेश्चन में डिस्कशन करते रहेंगे। इसीलिए कहा है मैंने कि बुक एक बार पूरी कर लें यहाँ पे, क्योंकि कोई भी चीज़ शुरू करो ना, कंप्लीट करो उसने, जब बेरा पटागा, जब भी अपन आइडिया होगा कि अपन ने जानकारी कितनी ले ली। हरियाणा में पुरातात्विक अन्वेषण से संबंधित कुछ तथ्यों की बात कर लो। सबसे पहले एक आदमी का नाम आवा है कनिंगम, इसका पूरा नाम था सर अलेक्जेंडर कनिंगम। ये भारतीय पुरातात्विक जो सिस्टम है ना सारा का सारा, उसके जनक थे, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल जो सिस्टम है इंडिया का, उसके फादर बोले जाते हैं इनको। अच्छा, 1862 में हरियाणा का भ्रमण करा था इस व्यक्ति ने। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस क्षेत्र का अन्वेषण करा था। भैयाड़ते भी कुछ खास चीज़ें मिल सकें। एक रोजर्स नाम के इंसान थे, इन्होंने 1888 के दौरान कनिंगम के हरियाणा में किए गए अन्वेषण कार्य को और आगे बढ़ाया था। उन्होंने देखा कि कनिंगम साहब ने कुछ अच्छा करने की कोशिश करी है, तो मैं उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। रोजर्स ने करी थी यह बात। डेविस स्नूपर का भी खूब नाम आवा है। इन्होंने वास्तविक रूप में हरियाणा का प्रथम जो है पुरातात्विक उत्खनन जो है करवाया था। 1921-22 की बात है। थानेसर के पास राजा कर्ण के किले नामक टीले पर इन्होंने शुरुआत जो है एक तरीके से करी थी। HL श्रीवास्तव का भी जिक्र आवा है इसमें। इनके नेतृत्व में 1933-34 में सरस्वती नदी जो है उसके दक्षिण क्षेत्र में थे पोलर का उत्खनन कराया गया था, और इस उत्खनन में बहुत सारे तांबे के सिक्के मिले थे। और ये तांबे के सिक्के कौन से शासनकाल के लोगों के थे? ये कुषाण शासक वासुदेव और योद्धेगण जो हमारा था, योद्धेगण राज्य था, उसके सिक्के प्राप्त हुए थे। ये सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे, किसने उत्खनन कराया था, कौन सी साइड में कराया था, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रोफेसर बी लाल, इनके नेतृत्व में कुरुक्षेत्र के अमीन पेवा थानेसर का उत्खनन कराया गया था। पंजाब यूनिवर्सिटी ने कराया था भाई सुग का 1964-65 में, मीताथल का 1968 में, अर्सीसवाल का 1970 में। तीन उत्खनन का श्रेय किसको जाता है? पंजाब यूनिवर्सिटी को जाता है। अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है भाई, उसने भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया था। इसने दौलतपुर का 1968-70 के दौरान 1976-78 में भी कराया। राजा कर्ण के किले का दोबारा फिर इन्होंने कराया था 1971 में, 75-76 में भी कराया। मिर्ज़ापुर का भी कराया 72-73 में और 75-76 में, और बालू का भी कराया 1978-80 के दौरान। तो काफ़ी योगदान जाता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को भी, ठीक है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ये भी हमारी काफ़ी जो है फेमस यूनिवर्सिटी है, रोहतक की यूनिवर्सिटी है। जींद के हाट और कुरुक्षेत्र का खोखरा कोट है ना, इनका उत्खनन का श्रेय जो है किसको जाता है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को जाता है। ईब दूसरे नंबर की बात, अभिलेख कंप्लीट हो गए भाई। अभिलेख के बाद किसका जिक्र आ गया? सिक्कियाँ का जिक्र आ गया, ठीक है। हरियाणा राज्य जो है 200 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक, 200 ईसा पूर्व से लेके, ये एक टाइम लाइन बनाने की बात होती है। यहाँ पे लिख लो 200 BCE, यहाँ पे लिख लो 300 जो है ईस्वी, ठीक है। 300 लिख लिया, ओके, ईस्वी लिख लिया, ओके। ये जो टाइम लाइन है इसके दौरान के
जो है इतिहास के सिक्कों पे आधारित जो है था हरियाणा राज्य का जो इतिहास है। ठीक है। अच्छा, हरियाणा से प्राप्त सिक्कों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। श्रेणियों की बात कर लेते हैं। पहली श्रेणी, उसकी विशेषता क्या क्या थी, क्या चीज़ें थी, कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, इस तरीके की जानकारी इसमें दे ही मिलेगी आपने तो। ठीक से। पहली श्रेणी जो है आहत यानी कि पंचमार्क सिक्के थे। ये प्राचीनतम सिक्के थे जो धातु पर मोहर लगा के बनाए जाते थे। ये अगरोहा, खोखरा कोट, औरंगाबाद और सुग से प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के हैं, ऐसा दावा किया जाता है। तो पहले प्रकार के सिक्कों की ये विशेषताएं थी। दूसरे प्रकार के जो सिक्के थे वो विदेशी इंडो ग्रीक सिक्के थे। ये दूसरी तीसरी शताब्दी के सिक्के हैं। कुषाण शासकों के सिक्के हैं जो भिवानी से प्राप्त हुए हैं। इंडो ग्रीक सिक्कों में सिक्के हैं खोखरा कोट, रोहतक से मिले, जो तीसरी शताब्दी के आसपास के बताए जाते हैं। तीसरी श्रेणी के सिक्के हैं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक। ठीक है। इनमें योद्धे हो गए, कुनिंद हो गए, अगर हो गए, इन सब गणराज्यों के सिक्के ये तीसरी श्रेणी के सिक्के मिले हैं। चौथी श्रेणी के सिक्के हैं गुप्त सम्राटों के सिक्के। ठीक है। इसमें समुद्रगुप्त के सिक्के हैं जो कि मितातल ते मिले, भिवानी ते मिले, अग्रवा ते मिले। तो 3-4 जगह तो समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं और गुप्त साम्राज्य के सिक्के मिले हैं। और गुप्त साम्राज्य में कौन से टाइम के, समुद्रगुप्त के टाइम के। ठीक है। अच्छा, हरियाणा का समुद्रगुप्त कहा जाओ किसे थे, बता इसको कमेंट बॉक्स में बता दो। 5वें टाइप की श्रेणी थी, इसमें प्रतिहार हो गए, तोमर चौहान हो गए, इनके टाइम के सिक्के मिले हैं। ये खोखरा कोट तय, सुग तय और बुढ़िया तय मिले हैं। ये 5 प्रकार के सिक्के एक तरीके से मिले हैं। और भी थोड़ी बहुत जानकारी है सिक्कों के बारे में। औरंगाबाद हो गया और खोखरा कोट हो गया, ये रोहतक में है खोखरा कोट। ठीक है। अच्छा, याड तक कुषाण वंश के जो शासक हैं ओविष्क और कनिष्क। कनिष्क काफ़ी फेमस है, ओविष्क इतने फेमस नहीं हुए थे। ठीक है। सबसे फेमस राजा की बात करोगे तो जो अपना कुषाण वंश है उसके सबसे फेमस राजा कनिष्क थे। इनके टाइम पे एक बौद्ध संगति भी हुई थी, है ना। उसमें उसके टाइम के सिक्के डालने वाले सांचे भी मिले हैं, मतलब सिक्कों को कैसे बनाया जाता था। जो ईंट जो है पाथे हैं, तो ईंट पाथन का जो वो खोखा सा हो ना जिसमें ईंट का लग रहा है उसको सांचा बोल लग रहा है। जिसने नहीं बेरा हो सांचा बता देते हैं, बाकी बहुत सारे ने बेरा ही होगा। अच्छा, ये जो सांचे है ना मिश्रित धातु से बने थे। इसमें रोहतक के योद्धाओं की टकसाल एक तरीके से देखने को मिली है। रोहतक में योद्धाओं की टकसाल देखने को मिली है कि रोहतक में, इसका मतलब क्या है, रोहतक में जो योद्धे गणराज्य था उस टाइम की टकसाल थी और सिक्के बनाया कर दे। ठीक है। खुदाई से प्राप्त सिक्कों में योद्धे शासक जो है कार्तिकेय, उसको एक विजेता के रूप में दिखाया गया है। सुनेत लुधियाना से मिले हैं। एक सिक्के पर जय मंदार अंकित है जो योद्धे शासक कार्तिकेय की सफलता की पुष्टि करता है। इससे पता चलता है कि वो एक सफल व्यक्ति था। अच्छा, कपाल मोचन से चांदी का एक इंडो सजातीय सिक्का मिला है। कुमारगुप्त के टाइम के भी सिक्के मिले हैं। उस तबेरा पटाई की योद्धे धर्म जो कार्तिकेय के टाइम पे फेमस था उसको राजधर्म उस टाइम पे डिक्लेयर कर दिया गया था। कौन से राजा के द्वारा? कार्तिकेय के द्वारा। हरियाणा में एक प्रमुख समूह था कुनिंद। ठीक है। इन शासकों का था शिवालिक पहाड़ी में रहने वाले ये लोग अपने सिक्कों पर लक्ष्मी, मृग और त्रिशूलधारी शिव को अंकित करवाते थे। कुनिंदों के सिक्के अग्रवा ते मिले हैं। सुग, बोडिया, औरंगाबाद, बरवाड़ा, करनाल, जगाधरी ते मिले हैं। अग्रवा और इसार, इनके टिल्लियां के उत्खनन में इंडो ग्रीक सिक्के भी मिले हैं और पंचमार्क सिक्के भी मिले हैं। पंचमार्क का नाम कम आवा है, इंडो ग्रीक सिक्के का बहुत ज़्यादा नाम आवा है। बरवाड़ा और अग्रवा है मिले हैं। ठीक से, इसार, बरवाड़ा, अग्रवा, इन 3 जगह का नाम आया कर है इंडो ग्रीक सिक्के में। सोनीपत राजा हर्ष के टाइम की ताम्र मुद्राएं और हिंद युवान शासकों के दिरम प्राप्त हुए हैं। अर्थ 2 हुए हैं, ताम्र मुद्राएं और दिरम। ताम्र मुद्राएं किसकी थी? राजा हर्ष के टाइम की थी। दिरम किसके थे? हिंद युवान शासकों के टाइम के थे। ठीक है। आगे देखियो भाई, हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लें। थोड़ा सा वेट करो। चलो भाई देखो, हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को एक छोटा ब्रेक लिया था हमने। अच्छा, 1974-75 में हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बनावली, अग्रवा और कुनाल स्थल की खुदाई करी। इस प्रकार 1974-75 के दौरान भगवानपुर और काशीतल की पुरातत्विक खुदाई हुई, जहां से पुरातत्विक साक्ष्य मिले जिसमें सिक्के, आभूषण, मृत बांड मिले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है।
बत्तुबुआन से 5000 साल पुराना 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा एक प्रतीक मिला है, मोरकेट जैसा। सोनीपत में कुषाण वंश के टाइम के 5000 तांबे के सिक्के भी एक तरीके से मिले हैं। ये जो अचीवमेंट है ना, ये किसके नाम है? ये हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नाम है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके इस समय पे हेड कौन है, ये जो है बात कमेंट बॉक्स में लिखण की है भाई, लिख सको। तीसरी बात, मुद्रांक। मुद्रा के समान ही मुद्रांक से भी हरियाणा के इतिहास के बारे में पता चलता है। सुग, दौलतपुर, राजा कर्ण का किला, औरंगाबाद तो और है महाराष्ट्र में, नौरंगाबाद, अग्रोहा, अच्छेद पहाड़ीपुर, राखी गढ़ी, करनाल, खोखराकोट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ से मुद्रांक मिले। मुद्रांक के वही सांचे, ठीक है ना, मुद्रांक सांचे एक तरीके से, ठीक से। इन मुद्रांकों का प्रयोग करके सिक्कों में डाला जाता था। इन मुद्रांकों का प्रयोग करके इनमें से अधिकांश जो झज्जर के संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। ये कौन से संग्रहालय में रख रखे हैं? झज्जर के संग्रहालय में। इस प्रकार अग्रवाल से प्राप्त योद्धकालीन जो मुद्रांक हैं उन पर अंकित जो अभिलेख हैं योद्धगण की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताते हैं। अगला आता है स्मारक। स्मारकों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? कुरुक्षेत्र के थानेसर में राजा कर्ण का किला मिला और हर्षवर्धन की महल मिली, और किले जो है अवशेष ओड़े इब्बी भी हैं कुरुक्षेत्र में, थानेसर में, ठीक है। प्राचीन कालीन आंसी का किला अब खंडर में परिवर्तित हो चुका है। 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के कुछ खंडर प्राचीन मंदिर रोहतक, पिंजौर, किलायत आदि जगहों पर अंकित हैं, जिनसे हमें उस टाइम के ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, जो ये इमारतें या स्मारक जो होते हैं उनसे मिलती है। अच्छा, और भी बात है। जगाधरी तहसील के चनेट्टी में जगाधरी तहसील के चनेट्टी में मौर्यकालीन स्तूप है, और मौर्य सम्राट अशोक की लाट, टोपरा, हिसार और फतेहाबाद 3 जगह पे अशोक की लाट है, ठीक है। ये कुछ स्मारक हैं, इनका जिक्र कर रखे हैं। 5वीं है मूर्तियाँ। मूर्तियों से भी जो है हरियाणा के इतिहास का पता चलता है, और किस टाइम पे कौन सी मूर्ति कहाँ से किस तरीके से मिलती है और फिर उससे क्या जानकारी मिलती है, इस तरीके की बातें मूर्तियों से हमें पता चलती रहती है इतिहास के बारे में। हरियाणा से जो मूर्तियाँ मिली हैं उसमें वैष्णव, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित ज़्यादातर मूर्तियाँ मिली हैं। कुछ धार्मिक मूर्तियाँ पक्की मिट्टी की मिली हैं, टेराकोटा की, है ना। हरियाणा से जो मूर्ति मिली हैं वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं 11वीं शताब्दी तक की हैं, ठीक है। अच्छा, हरियाणा में शुंगकालीन मूर्तियों का प्रमुख केंद्र शुंग होता था, और कुषाण टाइम पे मूर्तियों का प्रमुख केंद्र रोहतक का आसपास का एरिया था। इसमें खोखराकोट का जिक्र कर दियो, बेस्ट होगा। हरियाणा के पूर्व मध्यकाल से जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो ज़्यादातर प्रतिहार और तोमर जो राज है उस टाइम की मिले हैं। उत्तरी हरियाणा और सतकुंभा, यानी कि सोनीपत का पुराना नाम है ये सतकुंभा, वहाँ से भी कुछ मूर्तियाँ एक तरीके से मिली हैं, जिससे हमारे हरियाणा के इतिहास के बारे में पता चला है, ठीक है। हरियाणा से प्राप्त गैर धार्मिक मूर्तियाँ, जो धार्मिक मूर्तियाँ नहीं हैं, ज़्यादातर प्रस्तर और पक्की ईंटां से बनी हुई मिली हैं। राज्य के अधिकांश हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियों में विष्णु और उनके अवतार जो भी शिव पार्वती हैं, एक मुखी लिंग हैं, गणेश हैं, महिषासुर हैं, महिषासुर मर्दिनी, इनकी मिली हैं। जो हिंदू धर्म से संबंधित जो मूर्तियाँ मिली हैं वो कौन कौन सी मिली हैं या किन की मिली हैं, ठीक है। ओके, ईब एक टेबल दे रखी है और अच्छी टेबल दे रखी है, याद करने की टेबल दे रखी है, लेकिन एक टाइम में एक बार में याद बिल्कुल भी नहीं होगी। जो इस बात का दावा करा है मैं उसने खंडित करूँगा। जो नुको होगा याद दे हो जाएगा या वीडियो देख दे, ऐसा कुछ नहीं है। बस न्यू है कि डिस्कशन सा कर दिया एक आप लोगों के सामने, लिखी हुई चीज़ ऑलरेडी है, बुक भी ले रखी होगी सबने, नहीं ले रखी होगी तो भाई PDF होगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, मैं PDF दे दूँगा, उसने पढ़ लियो। लेकिन भाई पढ़ना और एक चीज़ ने सुनना उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए। तो वस्तु अवशेष और उनके स्थल कहाँ से वो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनका जिक्र है इस टेबल में। देखो, हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले सभ्यता के आभूषण और अवशेष मिले हैं कुणाल, फतेहाबाद तक, ठीक है। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं भिवानी तक। इसमें मिताथल का ज़्यादा जिक्र भी करा जा सका है। और मिताथल तक स्पेशली के मिले हैं सोने और तांबे के सिक्के मिले हैं। खोखराकोट तक के मिले हैं इंडो ग्रीक जो सिक्के हैं ना वे मिले हैं। सोने तांबे के सिक्के मिताथल तक मिले हैं।
सिक्के को डालने के सांचे खोखरा कोट और नौरंगाबाद ते मिले हैं। पीछे ये चीज़ पढ़ ली है ऑलमोस्ट अपन ने। मौर्य टाइम के स्तूप और अवशेष मिले हैं हिसार और फतेहाबाद ते। युद्धकालीन सांचे कड़ते मिले खोखरा कोट ते रोहतक ते। टकसाल कड़ते मिली अग्रवा बरवाड़ा नौरंगाबाद ते। कुनिंद टाइम के सिक्के करनाल जगाधरी और बुढ़िया ते मिले हैं अपन ने। समुद्रगुप्त जो राजा थे गुप्त साम्राज्य के, उनके टाइम के सिक्के में तादल भिवानी ते मिले हैं। सुंग टाइम के फलक मिले हैं सुग यमुनानगर ते। ठीक है, यो आपकी बात का जवाब आ गया, यमुनानगर में है सुग। अच्छा, अरसकाल के टाइम की मुद्रा जो है वह सोनीपत ते मिली हैं। ठीक है, योद्ध गणराज्य की मोहर मिली हैं नौरंगाबाद भिवानी ते। जैन जो मूर्तियां हैं वह मिली हैं आंसी और रानीला ते। रानीला जो है दादरी में पड़ा है। अच्छा, कुषाण शैली के द्वार स्तंभ मिले हैं रोहतक ते। रामायण के श्लोकांकित फलक मिले हैं नचारखेड़ा हिसार ते। मोर, मिट्टी की मोर मिली हैं दौलतपुर ते। कड़ते मिली हैं दौलतपुर ते। मुगल टाइम के अवशेष मिले हैं हिसार, रेवाड़ी, झज्जर, फतेहाबाद, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ से मिले हैं। गुज्जर प्रतिहार टाइम के अभिलेख मिले हैं पेवा ते। ठीक है, इस तरीके की टेबल थी। अच्छा, ईब हरियाणा के एक जो है स्रोत के बारे में अपन पूरी जानकारी हो चुकी है। अभी इसने दूसरा पॉइंट नाम जिक्र दे दियो, यो के है हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास का स्रोत कहाँ से हमें मिलता है, कैसे मिलता है। ठीक है, ओके। 1206 से लेकर, जब 1206 में एक घटना हुई थी इंडियन हिस्ट्री में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्थापना करी थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 जो है आपके वंश जो है राज करते हैं। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं बोलना मैंने। 1206 से लेकर 1526 तक जब बाबर आक्रमण करे है इब्राहिम लोदी पे, तो ये दिल्ली सल्तनत काल कहलाता है इंडियन हिस्ट्री में। 1206 तो याद आया, बता दिया। 1206 से लेके 1802 तक के टाइम का जो पीरियड है, हरियाणा पे सुल्तान, मराठे, मुगल, जाट, सिख, इन सब का शासन रहा था। ठीक है, 1800 तक, 1200 से लेकर 1800 तक। इस काल के इस टाइम के दौरान प्रसिद्ध जो इतिहासकार इन ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी दी ग्रंथों को लिख के, जिससे हमें हरियाणवी समाज और संस्कृति की गहन जानकारी मिलती है, जो मध्यकालीन इतिहास में हम गिनते हैं। अबुल फजल ने लिखा था, सबसे पहला नाम आवे इस इंसान का। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है, उसको लघु रूप महासागर कहा था। भाई ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द रिपीटेड्स में से एक है। ठीक है, लघु रूप महासागर किसने कहा था, किसको कहा था, किस किताब में कहा था, कहाँ पे है ये मतलब घने आसान क्वेश्चन है। ये 4 चीज़ हैं इसमें। नाम है ब्रह्म सरोवर, कहा जाता है लघु महासागर, कुरुक्षेत्र में है, और अबुल फजल ने इसका जिक्र करा था। अच्छा, फिर कुछ पुस्तकें हैं। ठीक है ना, कुछ पुस्तकें हैं, ठीक, या ग्रंथ हैं, उनमें के विवरण हैं, किसने लिखे थे, किसके टाइम पे लिखे थे, के जानकारी है, इस तरीके की बात है, और टेबुलर फॉर्म में है। यह बात खास है इस किताब की। सबसे पहला जिक्र आया, चलो नंबर नहीं डाल दे, किताबुल हिंद का। अलबरूनी ने लिखी थी, अरबी भाषा में लिखी थी। महमूद के थानेसर आक्रमण की जानकारी इसमें मिले है। कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, झांसी नगरों का वर्णन मिल जाएगा। थानेसर में मंदिर है, उसमें पीतल से जो मूर्तियां बन रही हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ब्रह्म सरोवर का उल्लेख मिल जाएगा। थानेसर में सूर्य मंदिर जो है, उस पे जो आस्था है सूर्य मंदिर पे, है ना, उस आस्था का उल्लेख भी अपन है इसमें मिल जाएगा। दूसरी जो ग्रंथ है अपनी, तारीख ए मुबारक शाही, सैयद वंश का वर्णन इसमें मिल जाएगा। हरियाणा के हिसाब से हरियाणा में सैयद वंश का वर्णन जो है इसमें मिल जाएगा। यो दिल्ली सल्तनत का एक वंश था। 1380 से लेकर 1433 तक हरियाणा के राजनीतिक इतिहास की जानकारी हमें तारीख ए मुबारक शाही नाम के ग्रंथ से मिलती है। रेला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इब्न बतूता ने लिखा था। ठीक है, इब्न बतूता ने लिखा था, भारत में प्रवास के दौरान आंसी और सिरसा की यात्रा जो इसने करी थी। सिरसा के लाल चावल का उल्लेख मिल जाएगा इसमें। आंसी की बहुत जो आबादी है ना, उसके बारे में जानकारी भी रेहला में मिल जाती है। तो इसमें जानकारी कम दे रखी है इन चीज़ों के बारे में, और भी ज़्यादा दिया जा सकता था। तारीख़ फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। 1342 में जाट, भट्टी और मंडार जो जातियाँ हैं, उनका कैथल में सुल्तान के विरुद्ध
जो विद्रोह होता है उसकी जानकारी मिलती है। ताज उल मासिर, इसमें हसन निज़ामी ने लिखा था। तराइन की जो दूसरी लड़ाई थी 1192 में, किस किस के बीच में थी, ये बड़ी फेमस है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में भी आई है। ये जो है आपके चलो आप पे बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। पहली लड़ाई 1191 में हुई थी, ठीक है, मोहम्मद गोरी जीता था, और दूसरी लड़ाई हार गया था, और दूसरी लड़ाई मोहम्मद गोरी जीता था, लेकिन किसके खिलाफ जीता था, चलो यह बता दो। तबकात ए नासिरी, ये जो है मध्यकालीन हरियाणा के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में बताती है। आसिया किले के बारे में स्पेशल बताती है। तारीख़ यामिनी, तारीख़ यामिनी में उत्बी नाम के व्यक्ति ने इसको लिखा था। आसिर थानेसर का जिक्र कर रखा था। किस टाइम के आसिर थानेसर का जिक्र है, जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण कराया था। ये डेट भी इम्पोर्टेंट हो सकती है हमारे लिए, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताने वाले हो। तारीख़ सुबुकतगीन, ये राजा था सुबुकतगीन की, बैहाकी ने लिखी थी 1308 में। आसी पर मसूद की विजय का वर्णन के जिक्र कर रखा है इसमें। अच्छा, तारीख़ फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीफ़ ने लिखी थी। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में जो भी प्रशासनिक काम करे उनका जिक्र मिल जाएगा। और पानीपत हो गया, सोनीपत, अम्बाड़ा, या जो बेल्ट है, इन बेल्ट के जो ये नगर हैं हमारे, ज़िले हैं जो हमारे, इनका वर्णन तारीख़ फिरोज शाही में मिल जाएगा। मलफुजत ए तैमूरी, मलफुजत ए तैमूरी 1398 में हरियाणा पे तैमूर के आक्रमण का वर्णन मिल जाएगा इसमें। सिरसा में गन्ने और जो पौंडे हैं उनका वर्णन मिल जाएगा। शीरत ए फिरोज शाही, हरियाणा से संबंधित फिरोज शाह तुगलक के प्रशासन की जानकारी मिल जाएगी। तुजो के बाबरी, पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, उसका घटनाक्रम विवरण लिख रखा है। कपास की मंडी के रूप में नारनौल का वर्णन लिख रखा है। बाबर ने नारनौल के बाज़ारों से को गुदड़ी की संज्ञा दी थी। हुमायूं नामा, हरियाणा के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो स्थिति है उस टाइम की, हुमायूं के टाइम की, ठीक है, मुग़ल काल के, तो उस टाइम की जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। आईन अकबरी, अकबर के द्वारा मेव जाति की डाक विभाग की नौकरी का वर्णन इसमें कर रखा है। हरियाणा के भू-राजस्व संबंधित आंकड़े का वर्णन इसमें आईन अकबरी में मिल जाएगा। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज की विस्तार पूर्वक जो गतिविधियाँ हैं वो लिखी थी, और किसने लिखी थी, वो बड़ा फेमस व्यक्ति था पृथ्वीराज रासो, ठीक है, किसने लिखी थी वो बता दो। गोविंद राय द्वारा आंसी में निर्मित जो किले हैं उनका वर्णन जो है इसमें मिल जाएगा पृथ्वीराज रासो में, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ मतलब ये अपनी कुछ ग्रंथ थे, इनके बारे में अपन जानकारी ले ली। आगे पुरातात्विक सामग्री की बात करी जाएगी। पुरातात्विक सामग्री में सबसे पहले नंबर पर अभिलेख आएंगे। मध्यकालीन अभिलेखीय स्रोतों से रोहतक से 12 अभिलेख मिले, मैम तक 10 मिले, जज्जर तक 11 मिले, सोनीपत तक 9 मिले, पानीपत तक 12 मिले, हिसार तक 12 मिले, ठीक है। ये अधिकतर मस्जिदों पर उत्कीर्ण हैं अभिलेख, और कुछ प्रमुख अभिलेखों को हम इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। मध्यकालीन अभिलेखों को सबसे पहला नाम आया बिजोली अभिलेख का। चौहान शासक हैं सोमेश्वर, इनसे संबंधित हैं। इसमें अभिलेख में आंसी पर चौहान वंश के आधिपत्य का वर्णन मिलता है। लाडनू अभिलेख, यह अभिलेख हरियाणा के विषय में जानकारी देता है। इसमें हरियाणा यानी कि हरिताणक नाम मिलता है हरियाणा का लाडनू अभिलेख में। इसकी राजधानी के रूप में दिल्ली का पुराना नाम था, उसका उल्लेख मिलता है। कौन से अभिलेख में, क्वेश्चन की बात करोगे ना, तो कौन से अभिलेख में हरियाणा को हरिताणक नाम दिया गया है, ठीक है। कौन से अभिलेख में ये दिखाया गया है कि दिल्ली का हरियाणा की राजधानी थी, ठीक है, ओके, या दिल्ली हरियाणा की राजधानी थी। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन हो जाए, अपने छोटे मोटे ध्यान रखने हैं, बड़े हो जाए ये, क्योंकि सिलेक्शन रोक दें ये अपना। फिर आंसी अभिलेख में पृथ्वीराज द्वितीय जो थे, आंसी के किले का कार्यभार उनको मिला था, उनको मिला नहीं था, उन्होंने ये कार्यभार दिया था, उनके चाचा थे विल्लन, उनको सौंपा था।
बोरा अभिलेख में हरियाणा का नाम हरियाणक मिलता है, ठीक है, और ये रोहतक के बोरा गांव से प्राप्त हुआ है। पालम बावली अभिलेख, ये पहला अभिलेख है जिसमें दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को हरियाणा अक्षेत्र कहा गया है। सारवान अभिलेख मोहम्मद बिन तुगलक का अभिलेख है, इसमें हरियाणा को स्वर्ग कहा गया है। इस अभिलेख की संस्कृत भाषा है, तुगलक की भाषा संस्कृत, ध्यान रखना है। चामान या अर्णोराज अभिलेख हरियाणा के रूप में उल्लेखित करता है ये, ठीक है, इसमें हरियाणा नाम मिला है हरियाणा का। महेंद्रपाल का अभिलेख, ये 905 ईस्वी में हरियाणा के आसपास 905 ईस्वी के आसपास की बात है, पेवा में उत्कीर्ण कराया गया था। इसमें तोमर जो शासन चल रहा था उस टाइम पर पेवा में, उस अभिलेख में एक विष्णु मंदिर के निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। तो ये कुछ अभिलेख थे। दूसरी बात आ जाए भवन और स्मारक। मध्यकालीन हरियाणा की इसी श्रेणी में किले, मस्जिद होगी, मकबरे हो गए, बाग हो गए, बावड़ियाँ होगी, इन सब की जानकारियाँ, ये सब जो है हमें जानकारी देते हैं कि किस समय की मतलब उस टाइम के हिसाब से हरियाणा, ये चीज़ें किसने बनवाई, उस टाइम पे हमारी स्थिति कैसी होती थी, कैसे चीज़ें चलती थी, ये सारी की सारी बातें इनसे भी हमें पता चलती हैं। इस काल में स्मारकों में नारनौल की जो इमारत है ना, उनका सबसे ज़्यादा जिक्र किया जा है, यानी कि पहला स्थान है या महत्वपूर्ण स्थान बोल सको है। इसमें जो है जल महल की बात कर सको और छत्ता मुकुंद दास इसमें जो है शामिल कर सको, ये दोनों हैं, जल महल और छत्ता मुकुंद दास दोनों नारनौल में है, सही है ना। सिक्कों की बात कर लो भाई, तीसरी बात, इस टाइम पर मुगल कालीन और सल्तनत कालीन जो सिक्के मिले हैं, क्योंकि मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास की बात करने यहाँ पर इसमें कोई खास जानकारी नहीं मिलती उस टाइम पे। रेवाड़ी राज्य में गोकुल शाही सिक्के थे और जॉर्ज थॉमस जिसने आसी थे, जिसका ज़्यादा रिलेशन माना जा है, उनके सिक्के जिनमें पुस्तकों से मिलते हैं, लेकिन वो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तो खास सिक्कों के बारे में मध्यकालीन इतिहास के ज़्यादा जानकारी नहीं है ना, यह बात है। प्राचीन इतिहास में ज़्यादा जानकारी है सिक्कों में, फिर सांचे भी मिले हैं सिक्कों के, है ना, वो भी ज़्यादा जानकारी है। तो इस तरीके तो थोड़ा सा आइडिया लगाया जा सके है जब अपने से हमें क्वेश्चन आवे तो प्राचीन, मध्य या आधुनिक इतिहास के बारे में हरियाणा की, है ना। आधुनिक सामग्री के है जिस तरह पटापा ने कुछ, तो सबसे पहले तो पुस्तकें शामिल हैं जो उस समय पर पंजाब, क्योंकि हम पंजाब के अधीन थे, ठीक है, शुरुआत में यूपी के थे, फिर पंजाब के थे, फिर हम स्वतंत्र हो गए थे 1966 में, ठीक से। तो पंजाब सरकार ने 19वीं शताब्दी में अंतिम चरण में कुछ पुस्तकें पब्लिश करी थी, तो उसमें हरियाणा का जिक्र जरूर मिलता है, मतलब हरियाणा जो आज के टाइम का हरियाणा है नहीं, उसका जिक्र मिला है उन पुस्तकों में। इसके अतिरिक्त हरियाणा और पंजाब सरकारों के द्वारा जिलों के गजेटियर्स, कई परगनों या तहसीलों की बंदोबस्त रिपोर्ट भी कुछ जानकारी अपन हरियाणा के बारे में दे हुए हैं, ठीक है। कुछ पत्रिकाएँ हैं, आधुनिक शोध पत्र और पत्रिकाएँ राज्य के संदर्भ में लाभप्रद जानकारी देती हैं। इन शोध पत्रिकाओं में शोध पत्रिका जो है सबसे पुरानी है, जो रेवाड़ी के एक वर्ष में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। उसके बाद जनरल ऑफ हरियाणा स्टडीज़ के नाम से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने एक प्रकाशन जो है पब्लिश कराया था, जिसमें हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी मिला है मध्यकालीन। इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रिसर्च जर्नल में भी हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जानकारी प्रकाशित होती रहती है, जैसे जैसे उसका अगला खंड अंदर है। बंखर या फिर अल्लाह, ये कोई राजा या सेनानायक की स्तुति में लोक कवि के द्वारा गाए गए गीत होते थे, जिनको बंखर या फिर अल्लाह कहते थे मध्यकालीन इतिहास के दौरान। इन रचनाओं में विशेषकर उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी, मध्यकालीन हरियाणा की आर्थिक स्थिति कैसी थी और धार्मिक स्थिति कैसी थी, उसका ज्ञान अपन मिल जाए या उसके बारे में मिल जाए अपन स्रोत, ठीक है। अच्छा, यो मध्यकालीन भारत भी हरियाणा भी कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे आप आधुनिक हरियाणा। आधुनिक हरियाणा से संबंधित स्रोत हैं वो दो तरीके के हैं। एक तो अप्रकाशित हैं, जो प्रकाशित नहीं है, बस नू है कि बेरा सा है, आइडिया लगाया है या बेरा पाट्या है किसी तरीके से, वो प्रकाशित नहीं है। दंत श्रुति मतलब अनुश्रुति भी बोल सको, उनने सुनी सुनाई बात, जो कर पहला मौखिक कहानियाँ होती थी, है ना, तो वो चीज़ें होती थी, उनको अप्रकाशित जो जानकारी आप कह सको, और कुछ प्रकाशित जानकारियाँ भी हमें मिली है। तो सबसे पहले अप्रकाशित जानकारी के बारे में पूछ लिया, बता दिया, तो वो क्या है। इसमें जो है अभिलेखागारी है,
और गैर अभिलेखागारीय दो तरीके की जानकारियाँ शामिल हैं। अभिलेखागारीय सामग्री हरियाणा के आधुनिक इतिहास से संबंधित दरवाजा पढ़ूँ मैं भी दस्तावेज हमें हरियाणा के राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली, हरियाणा अभिलेखागार चंडीगढ़, पंजाब रिकॉर्ड रूम लाहौर, इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड कॉमनवेल्थ रिलेशंस ऑफ लंदन में भी अपन ने मिले हैं। अभिलेखागारी है, ठीक है। हरियाणा आधुनिक जानकारी इससे हमें मिलती है। अच्छा, पंजाब रिकॉर्ड रूम और लाहौर में प्रत्येक विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है हमारे पास। कॉमनवेल्थ रिलेशंस ऑफिस लंदन, जिसको पहले इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहा जाता था, इसमें हरियाणा के जागीर हो गए, राजस्व हो गया, न्याय संबंधी हो गया और शिक्षा और प्रेस संबंधी जो कागजात है ना, वे अपन ने रिटर्न फॉर्म में मिले हैं। अच्छा, गैर अभिलेखागारीय जो सामग्री है वो कड़ते मिली है। जिला रिकॉर्ड कार्यालय, तहसील रिकॉर्ड कार्यालय में भी कुछ सामग्री सुरक्षित है अभी। इसमें राजस्व रिपोर्ट पटवारी द्वारा तैयार करे गए और गाँव के शजरा, किश्तवार, खतौनी, उपयोग करी गई रिपोर्ट, जमाबंदी, रोज़ाना मचे, बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जिनसे हमें आधुनिक हरियाणा के बारे में कुछ जानकारी मिल जाती है या बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। अच्छा, ये प्रकाशित जानकारी के बारे में बात कर लो। प्रकाशित जानकारी में क्या हैं, इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सरकारी रिपोर्ट, ये सब चीज़ जो शामिल करी जा सकें हैं। समाचार पत्र पत्रिकाएं 19वीं सदी के अंतिम जो है चरण में कुछ समाचार पत्र प्रकाशित शुरू हो गए थे, जिसमें सिपाही आम जज्जर तक प्रकाशित हुआ था, जिसमें पंडित दीन दयालु जो शर्मा हैं उन्होंने प्रकाशित कराया था। ये जाट गजट शुरू कराया था 1916 में। हरियाणा तिलक शुरू कराया था 1923 में, रोहतक तक, ठीक है। ये दोनों अखबार न्यूज़पेपर्स साप्ताहिक होते थे। हर सप्ताह जो है कुछ जो भी प्रिंटेड होता था इनमें उस टाइम के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उस टाइम के राजनीतिक किस तरीके की नीतियाँ, इस टाइम तक अंग्रेज़ हमारे ऊपर हावी हो चुके थे, है ना। मतलब पीक टाइम चल रहा था यो 1857 के बाद वैसे ढीले होने शुरू हो गए थे में, लेकिन फिर भी पीक टाइम तो उनका था है भाई, ठीक है। तो ये सब जानकारियाँ भी हमने मिलती रहे हैं समय समय पर, ठीक है। अच्छा, और अट जा यार। अच्छा यार, तो क्वेश्चन आगे। अच्छा, इसमें जो है हरियाणा के इतिहास से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। द ट्रिब्यून हो गया, सिविल एंड मिलिट्री गैजेट हो गया, इनमें भी हरियाणा से संबंधित कुछ जानकारियाँ मिलते हैं। न्यूज़पेपर्स वगैरह है। 3 सरकारी पत्रिका हैं, एक तो हरियाणा जर्नल ऑफ एजुकेशन, सप्त सिंधु और जन साहित्य, ये सरकारी पत्रिका है। इनमें भी आधुनिक हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाए। कुछ सरकारी रिपोर्ट हैं जिसमें पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट होगा, ये सारा गलत लिख रखा है। सेशन रिपोर्ट हो गया, भूमि बंदोबस्त रिपोर्ट हो गया, पंजाब बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इंक्वायरी हो गया, इसमें भी बहुत सारे गामा की जानकारी मिल जाए है। जैसे इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक जानकारी मिल गई अपन है, आर्थिक जानकारी मिल गई। सामाजिक सर्वेक्षण भी बहुत सारे हैं, प्रकाशित है वे भी रिटर्न फॉर्म में, ठीक है, तो वे अपन है मिल जाए हैं, ठीक है। तो ये कुछ रिटर्न और अनरिटन जो है रिसोर्सेज अपन अपने हरियाणा के बारे में मिल जाए हैं। तो ये भी आड़ा क्वेश्चन है भाई, कुछ 34 के करीब क्वेश्चन है। अपना 1 घंटा लगभग अपन ने थ्योरी में लगा दिया। ये बापा क्वेश्चन पर जिक्र कर लिया, और क्वेश्चन का जिक्र थोड़ा सा स्पीड ते चलता रहेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन ने दोबारा भी लेवांगे नहीं, तो ज़रूरी हो जाए ये चीज़ डिस्कशन करना, ठीक से। ओके भाई, चलो देख लो एक बार इन क्वेश्चन का जिक्र। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने खुद भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, जिस तय आपने क्या हुआ, जिस तय आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कमेंट बॉक्स में लिखना है। आंसर आपने 34 के 34 का 1 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शन ए बी सी, और जो भी ऑप्शन आता रिलेटेड अन्य जानकारी हो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सको, कोई दिक्कत नहीं आती है। पहला क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ है जिसमें रोहतक का उल्लेख मिला है? मैं हिंदी में पढ़ूंगा पूरा क्वेश्चन, कई बार मैं गड़बड़ कर जू हूँ समझाने में। तो निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? वैसे तो भाई देखो, बताने की बात तो या आप पे है, ठीक है, कोई मतलब प्राचीन इतिहास से रिलेटेड जानकारी है ना, या तो न्यू है चीज़ में,
ठीक है नहीं। तो इसका इतिहास आपने कड़ा देखने मिला है नकुल दिग्विजय में। नकुल दिग्विजय में आपने रोहतक का इतिहास देखने मिल जाए। ये कहाँ से संबंधित है, ये आपका महाभारत से संबंधित है। लिखा ही नहीं जानता वह जमा महाभारत से संबंधित है। महाभारत का एक पर्व है सभा पर्व। कौन सा पर्व? सभा पर्व। सभा पर्व में किसका जिक्र है? नकुल दिग्विजय का जिक्र है। ठीक से। अब मज्जिमी निकाय, मणिमेखलाएँ, ये सब चीज़ें, कथा कोश, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त आप लोग कर सकते हो, लेकिन आप क्वेश्चन में कर लेंगे इनके बारे में जानकारी प्राप्त। ठीक है। लेकिन एक ज़रूर चीज़ है थोड़ी सी, जैसे ये कौन से धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, ओके। वामन पुराण में कितने वनों का उल्लेख मिलता है? वामन पुराण में भाई साहब कितने वनों का उल्लेख मिलता है और कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, ये क्वेश्चन है। इसमें 7 वन थे और 9 नदियाँ थी। 7 वन थे और 9 नदियाँ थी। ठीक है नहीं, वामन पुराण। ठीक है, पौराणिक साहित्य से संबंधित ये हमारी चीज़ है। 7 वनों का जिक्र है, 9 नदियों का जिक्र है। और ये किस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है? ये हमारे कुरुक्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। थानेश्वर इसमें ज़्यादा नाम आवेगा। थानेश्वर सीधा लिख दूँ, थानेश्वर का ज़्यादा जिक्र इसमें मिला है। ठीक है, आगे चलियो। वामन पुराण के अनुसार प्रवाहित होने वाली कुल नदियों की संख्या 9 है। ठीक है, ओके। वामन पुराण में हरियाणा की किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है? मैं कह रहा था भाई क्वेश्चन की बात है यार। ठीक है, बोला था नहीं भाई, इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन इस तरीके का है। ठीक है नहीं। तो वामन पुराण में हरियाणा की कौन सी नदी का उल्लेख नहीं मिलता? देखियो, सरस्वती, अंशुमती, आपगा, इंद्रावती। मेरे ख्याल से इंद्रावती नाम को नहीं आया था, है नहीं। ऑप्शन नंबर 4 नाम लेके, मतलब आपने तो पाछे दे भी रखी है सारी की सारी, मैंने पाछे जाना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें मैं बोल के बता देता हूँ। सरस्वती, वैतरणी, आपगा, मंदाकिनी, मधुश्रवा, अंशुमती, कौशिकी, दृष्टवती और हिरण्यवती। ठीक है, ये सारी की सारी ध्यान रखने की हैं और ज़रूरी हैं। आगे चलियो भाई। 5वां क्वेश्चन यो के वह अपन है। योनु का है महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था या किया गया है? CET 2022, 23 और 18 इनमें आया हुआ प्रश्न है भाई। हरिबंक, हरियल, बहुध्यानक और हरियाणक। भाई महाभारत काल के दौरान हरियाणा को हरियाणक जो है कहा गया था। ना गलत है, बहुधान्यक कहा गया था, हरियाणक नहीं कहा गया था। अगला प्रश्न देखियो, कौन सी किताब है ना भाई, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण किया गया है? इबियो उल्टा कर दिया क्वेश्चन। वामन पुराण में कड़े, वामन पुराण में नदियों का कितनियाँ जिक्र कराया है? 7 का। अरे सॉरी, नदियों का कितनियाँ जिक्र कराया है? 9 का। वनों का कितना जिक्र किया है? 7 का। 2017 और 16 में ये क्वेश्चन पूछा था अपने से। ठीक से, आगे चलियो अगले क्वेश्चन पे। अरे मेरे भाई तू मैंने परेशान कर रहा है यार। अच्छा, महात्मा बुद्ध ने हरियाणा का भ्रमण किया था, ये कौन से ग्रंथ में लिख रखा है? पैपंच सुदनी, दीपवंश, दिव्यवदान, मज्जिमी निकाय। ये कौन से ग्रंथ में जिक्र कर रखा है कि महात्मा जो बुद्ध थे वो हरियाणा में आए थे? ठीक है, किस तापा जानकारी मिला है? ऑप्शन नंबर 1 पैपंच सुदनी। पैपंच सुदनी सारे के सारे बौद्ध धर्म के ग्रंथ आपने थे दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन 8वां, किस ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का वर्णन मिलता है? देखो आप पीछे पढ़ के आए हैं। ऑप्शन नंबर 1 पैपंच सुदनी। इससे क्या जानकारी मिलती है? इससे अपन नू जानकारी मिला है कि महात्मा बुद्ध जो है हमारे हरियाणा में आए थे। अच्छा, दूसरा है दिव्यवदान। दिव्यवदान जो है आपका सही आंसर होगा। इसमें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और ये अंगुत्तर निकाय में क्या मिलता है? बहुत ही फेमस है ये, इंडियन हिस्ट्री में भी इसका जिक्र किया जाता है। ये मैंने कमेंट बॉक्स में लिख के बता दियो। रोहतक नगर के संबंध में विस्तृत वर्णन कौन से ग्रंथ में किया गया है? रोहतक का विस्तृत वर्णन कौन से में कर रखा है? मन्नीमिज्जिकाय में नहीं कर रखा, दीपवंश में नहीं कर रखा, सुल्लवग्गा में नहीं कर रखा, दिव्यवदान में कर रखा है। दिव्यवदान में कर रखा है। यार जो क्वेश्चन पूछा नहीं मैंने, दिव्यवदान नहीं है इसका आंसर, तो रोहतक का जिक्र कर रखा है। लेकिन मैंने
इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आपने तो इंडियन हिस्ट्री भी तो पूछी जाओगी 10 एक नंबर की, मतलब इंडिया जीके तो पूछी जाओगी 10 एक नंबर की। हरियाणा में प्रथम से लेकर तीसरी शताब्दी तक के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है? कौन से ग्रंथ में मिलता है? परिशिष्ट वर्षवर्ण, कथा कोश, भद्रबाहु चरित्र, सारा में मिला है। किन में मिला है? सारा में मिला है। सबसे पहली बात, ये जो है कौन से धर्म के ग्रंथ हैं? ये जैन धर्म के ग्रंथ हैं। किसके? जैन धर्म के ग्रंथ हैं ये सारे के सारे, ठीक है, ओके। इसमें जो है हरियाणा के इस पहली से लेकर तीसरी शताब्दी तक के, पहली से लेकर तीसरी शताब्दी तक के हरियाणा के धर्म हो गया, सामाजिक हो गया, सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है, क्योंकि धर्म से संबंधित ये सारे के सारे ग्रंथ हैं। कौन से धर्म से संबंधित ये सारे ग्रंथ हैं? जैन धर्म से संबंधित ये सारे ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन, जैन ग्रंथों में किस स्थान का, हरियाणा के कौन से स्थान का अधिक उल्लेख मिलता है? कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, जींद। देखियो जींद ने तो मुँह काट दूँ मैं, हालांकि मेरा ज़िला है यार, प्यारा ज़िला है, सारे प्यारे ज़िले हैं भाई, अपना हरियाणा पूरा देश से प्यारा है, लेकिन भाई थोड़ा अपना ज़िला का थोड़ा गणा उड़का आया करे, है ना, आया करे है नहीं। अपना अपना ज़िला भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताया स्कोप है सारे के सारे। अच्छा, कौन से ज़िले का ज़्यादा उल्लेख आपा ने मिला है? ज़्यादातर मैंने रोहतक सुनने में आई है, लेकिन बात किसकी कह दी? बात किसकी कह दी? जैन धर्म के ग्रंथों की। उस जैन धर्म के ग्रंथों में पानीपत का ज़्यादा जिक्र है। आउट ऑफ द बॉक्स है यो क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स। हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसने करी थी? प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसने करी थी? पुरातात्विक खुदाई का जिक्र श्रेय जाता है डी.बी. स्नूपर को। किसको जाता है? डी.बी. स्नूपर को। ये अलेक्जेंडर कलिंगम जो थे, ये पुरातात्विक जो सिस्टम है उसके क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं, ठीक है, ओके, जनक कहलाते हैं। अच्छा, यह डी.बी. स्नूपर ने खुदाई कब करी थी? यह ध्यान रखनी है, 1921-23 के दौरान करी थी। 1921 से 23 के दौरान करी थी। कहाँ पे करी थी? कुरुक्षेत्र के थानेसर के पास। कुरुक्षेत्र के थानेसर के पास। वो भी कहाँ पे? अमीन के टीले में। अमीन के टीले में शुरू करी थी, ठीक से, ओके। पहली औपचारिक पुरातात्विक खुदाई थी यार, ठीक से, ओके। इतनी जानकारी बतेरी है सर, आपने पूरा डिटेल में भी तो पढ़ाया है। हरियाणा कलर 2016 में पूछा प्रश्न है, किस स्थान तक प्राप्त हुए अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है? तो कौन से स्थान से प्राप्त है? सुग, यमुनानगर से, रोहतक से जो अभिलेख मिला था, या अग्रोहा से मिला था, या फिर मेताथल से मिला था? तो इसका आंसर होगा अग्रोहा से जो प्राप्त आपका अभिलेख है ना, उसमें 7 स्वरों का जो संगीत है उसके 7 स्वरों का जिक्र मिलता है। आगे चलियो, मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के कौन से स्थान से मिले हैं? फतेहाबाद, करनाल, अग्रोहा और शनीला। शनीला का जिक्र मिला था कि? शनीला का जिक्र मिला था? कौन नहीं मिला? जो स्तूप और अवशेष मिले थे मौर्य काल के दौरान जो अपने हरियाणा में मिले थे, उसमें शनीला का जिक्र नहीं मिला। बात आएगी करनाल की। करनाल का भी जिक्र शायद इसमें कुछ को नहीं, करनाल का भी इसमें कोई जिक्र को नहीं, ठीक है। ईब सबसे ज़्यादा ध्यान देखियो, ऑप्शंस 2 दे रखे हैं, फतेहाबाद और अग्रोहा। दिखदा को नहीं सीधा सीधा आंसर, दिखदा को नहीं सीधा सीधा आंसर अग्रोहा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का खास जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक तरीके से रहा है, कौन? अग्रोहा, ठीक से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान से कुषाण वंश के लगभग 5000 साल पुराने तांबे के सिक्के मिले हैं? कौन से स्थान तय? सोनीपत, पानीपत, झज्जर और मेवात। मेवात का कोई जिक्र नहीं आया, आया था मेवात का कोई जिक्र ना, झज्जर का आया। इब बच गए पानीपत और सोनीपत, अपना सोनीपत से मिले थे। सिक्कों की जब भी बात आवे, सिक्कों की जब भी बात आवे, तुक्का मारना पड़ जाए तो सोनीपत मारियो। झज्जर और मेवात की तो जमा जिक्र भी को नहीं आया किते भी, झज्जर और मेवात का तो जिक्र भी को नहीं आया। पानीपत का सिक्का में जिक्र को नहीं आया था, सोनीपत का आया था। सोनीपत का पुराना नाम क्या था वह जो जिक्र आया था? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए एक बार। सोनीपत का पुराना नाम का जिक्र आया था और वो क्या था वो बता दियो एक बार। अगला क्वेश्चन 16वां, यो क्या है? निम्नलिखित में से किस पुरातत्वकर्ता के नेतृत्व में पेवा और थानेसर का उत्खनन हुआ था?
कौन से पुरातत्वकर्ता थे जिनके टाइम पे पेवा और थानेसर का उत्खनन हुआ था, ठीक है। तो ये कौन से थे? कनिंगम थे ना, कनिंगम ने नहीं कराया, ना रोजर्स ने कराया, स्नूपर साहब ने भी नहीं कराया, बीबी लाल ने कराया था। किसने कराया था? बीबी लाल साहब ने कराया था। हरियाणा में 5 विभिन्न श्रेणियों के अभिलेख कहाँ से मिले हैं और कितने मिले? सॉरी, कहाँ से मिले हैं नहीं, कितने मिले हैं? तो 37। फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आंसर दिया और आगे लिख गए। इसका तो आप एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर सकते। सबसे प्राचीन अभिलेख टोपरा अभिलेख है। कौन सा है? टोपरा अभिलेख है। किसने बनवाया था? मौर्य सम्राट ने बनवाया था। किसने? अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। अच्छा, टोपरा स्तंभ का अभिलेख कहते हैं इसको। अब कहाँ पे है ये? दिल्ली। अब कहाँ पे है? दिल्ली, ठीक है, फिरोज शाह कोटला में। अब कहाँ पे है? दिल्ली। इसको लेके कौन गया था? बस यो क्वेश्चन बता दो, ठीक है। लेके कौन गया था? तुगलक वंश का राजा लेके गया था, और डिटेल में भी जब आप पढ़ने लग रहे थे उस टाइम पे इसकी जानकारी आई थी। अच्छा भाई, टोपरा अभिलेख सबसे प्राचीन है। दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? उसका जिक्र भी आया था नहीं आया था? तो बताओ फिर कमेंट बॉक्स में लिख के, आया था तो। अशोक कालीन टोपरा अभिलेख में किस ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? भाई यू क्वेश्चन तो मैंने पूछा था यार। अब इसका जवाब दो भाई। 19वां क्वेश्चन का जवाब ABCD किसने, कौन लेकर गया था? वो तो हमने देना है सबने। फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, सुल्तान नसीरुद्दीन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, आना नहीं, और ना इब्राहिम लोदी। सुल्तान नसीरुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक में से एक था। लगभग जवाब भी दे दिया मैंने। शासक थे विग्रहराज चतुर्थ। इनके 3 शिलालेख मिले थे कौन से स्तंभ में? इनके 3 शिलालेख मिले थे कौन से स्तंभ में? पल्लव स्तंभ में नहीं मिले, होयसल में नहीं मिले, पल्लव स्तंभ में नहीं मिले, टोपरा स्तंभ में मिले थे, ठीक है। ओके, आगे चलियो। कौन से हैं, किस जिले में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए थे? कौन से जिले में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए थे? देखो, अशोक के शिलालेख प्राप्त होने का जो महत्वपूर्ण कारण है टोपरा अभिलेख है, और वो कड़ा था, वो आपका था यमुनानगर में, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर दे के आगे चल पड़ा पा। अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कौन से जगह से या किससे? ऑप्शंस में से किससे? डी ने तो वैसे ही काट दूँ, इन तीनों में से एक आंसर अपना आना है। तो कड़त मिला भाई अशोक के प्रशासन का। भाई टोपरा अभिलेख की जिक्र आ जाए और अशोक का नाम आ जाए तो सीधा लिख दियो, कोई दिक्कत को नहीं आती, ठीक है। आगे चलियो। विष्णु भगत थे सोमत्रात, इन्होंने मूर्ति बनवाई थी, विष्णु मंदिर बनवाया था और सरोवर बनवाया था। इसका विवरण कौन से अभिलेख में मिला है? इसका विवरण मिला है तोशाम अभिलेख में। कौन से में? तोशाम में। तोशाम जो है भिवानी में है, भिवानी की पहाड़ी पर स्थित है, और गुप्त काल के टाइम की बात है। गुप्त काल के टाइम की यह बात है, और इसमें जो है विष्णु मंदिर और एक सरोवर या कुंड भी कह सको, सरोवर या फिर कुंड भी इसने कह सको, इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? सोमत्रात ने करवाया था। और ये किसका भगत था? ये विष्णु का भगत था। विष्णु मंदिर है तोशाम की पहाड़िया में, ठीक है। ओके, आगे चल पड़ेंगे भाई, अपन की दिक्कत है। गुजरी महल स्तंभ हरियाणा के किस जिले में है? भाई 24वां का भी आंसर दे दियो, ठीक है। दे दोगे नहीं? दे देंगे सर, क्यों रहो। आगे चलियो। हरियाणा में ग्रोष्ठी लिपि है अभिलेख, ये कहाँ से मिला है? ग्रोष्ठी लिपि का अभिलेख मिला है, ये कड़त मिला, यो अपन ने मिला भाई करनाल तय, कड़त मिला, करनाल तय मिला, ठीक है। प्राचीन शिलालेख लिपि इसकी कौन सी है? ग्रोष्ठी है। प्राचीन में उत्तर पश्चिम भारत में प्रचलित थी, या उत्तर पश्चिम भारत में उस टाइम पे प्राचीन काल में ग्रोष्ठी जो लिपि थी वह फेमस थी ज़्यादा। आगे चलियो। प्राचीन इतिहास से हरियाणा के संबंधित एक अभिलेख है, वो कौन से देश से मिला है? वो लाओस से मिला है। कड़ते मिला है? लाओस से मिला है, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन था, आगे चल पड़ा। अच्छा, इंडो ग्रीक सिक्के। भाई इंडो ग्रीक सिक्के इतना आसान क्वेश्चन होया कर है। रोहतक तक मिले हैं। कड़ते मिले हैं? रोहतक तक मिले हैं। रोहतक के खोखरा कोट तक। कड़ते हैं? खोखरा कोट। किन की राजधानी थी भैया? बताइयो, किन की राजधानी थी रोहतक खोखरा कोट? किन की
राजधानी थी। ठीक से बता दियो भाई। अगला 28वां क्वेश्चन, हरियाणा के किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं? समुद्रगुप्त के सिक्के, समुद्रगुप्त के सिक्के मिले राखीगढ़ी तय, बनावली तय, कपाल मोचन तय, मित्ताथल तय। मित्ताथल तय मिले हैं, भिवानी तय। मित्ताथल भिवानी तय समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं। किस जिले से अरस की ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है? अरस की ताम्र मुद्रा पानीपत, झज्जर, मेवात और सोनीपत। ऑप्शन नंबर जो है आपका पानीपत बिल्कुल ठीक नहीं है, सोनीपत सही है। सोनीपत से मिली है अरस की ताम्र मुद्रा। ठीक है। हरियाणा से जो अधिकांश मूर्तियाँ मिली है वो कौन से धर्म की ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं हरियाणा तक? हरियाणा तक ज़्यादातर जो मूर्तियाँ मिली हैं वैष्णव, जैन, बौद्ध, ये सभी की मिली हैं। वैष्णव धर्म की भी मिली हैं, जैन धर्म की भी मिली हैं, बौद्ध धर्म की भी मिली हैं। जैन और बौद्ध धर्म का जो प्रमुख केंद्रों में से एक रहा वो अग्रोहा रहा है। ठीक है ना, अग्रोहा रहा है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कुशाल कालीन जो मूर्तियाँ मिली हैं उनका प्रधान केंद्र सिरसा, रोहतक, पानीपत या फिर मेवात, इनमें से कौन सा था? रोहतक था। रोहतक तक कुषाण टाइम की मूर्तियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा मिली हैं। थानेसर में मंदिर में पित्तल से निर्मित मूर्तियों का वर्णन है और वो कौन सी पुस्तक में है या किस ग्रंथ में है? तरीज़ मुबारक शाही रेहला इब्न बतूता ने लिखा था। किताबुल हिंद तबकात नासिरी, इसका जिक्र जो है कौन सी किताब में है? किताब उल हिंद में है। किताब उल हिंद किसने लिखी थी? अल ब्रूनी ने लिखी थी। अल ब्रूनी। ये किसके टाइम में? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ किसके शासनकाल में भारत में आया था। ठीक है। अच्छा, तारीख ए जो किताब उल हिंद, तारीख ए हिंद कह रहा था मैं, किताब उल हिंद या तारीख ए हिंद भी बोल देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, सही आओ था नाम याद। अच्छा, किताब उल हिंद, इसमें है ना पीतल और कांसे की मूर्तियों का वर्णन कर रखा है। ठीक है। कड़े का वर्णन है थानेसर का, और थानेसर में भी थोड़ा सा और ज़्यादा समझाया जाए तो चक्कर स्वामी मंदिर में जो हैं, चक्कर स्वामी मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो किसकी हैं? वो आपकी जो मूर्तियां हैं उनका जिक्र इसमें कर रखा है। आगे चला, त्राइन के द्वितीय युद्ध ये 1192 में होया था। ठीक है, 1192 में। इसका विस्तृत वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है? तारीख ऑप्शन देखो, तारीख यामिनी, चतुर्बाणी में नहीं है, कन्फर्म हुआ है, चतुर्बाणी में बिल्कुल भी नहीं है। ताज उल मासिर आईने अकबरी में नहीं है, यामिनी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में है ताज उल माशीर। मोहम्मद गौरी वर्सेस जो आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में ये युद्ध हुआ था। त्राइन यानी कि करनाल में युद्ध हुआ था और इसका आंखों देखा वर्णन मिलता है, कमेंट्री मिलती है पूरी की पूरी ताज उल मासिर में। ठीक है, आगे चलियो। अगला क्वेश्चन है लास्ट 34वां, कौन से अभिलेख में हरियाणा को स्वर्ग कहा गया है? सारवान अभिलेख में क्या है? आसी अभिलेख में तो नहीं गया, पालम बबली अभिलेख में भी नहीं आया, बिजोलिया में, और सारवान अभिलेख में हरियाणा को स्वर्ग कहा है। और यो कड़ते मिला है, यो दिल्ली ते मिला है 1328 में सारवान शिलालेख लिखा गया था। कौन सी भाषा में? संस्कृत में लिखा गया था। और इस अभिलेख में क्या माना गया है कि हरियाणा है ना धरती का स्वर्ग है। ठीक है, हरियाणा स्वर्ग है, स्वर्ग है। लेसन नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, जिसमें क्या था? हरियाणा का प्राचीन इतिहास था, मध्यकालीन इतिहास था और आधुनिक इतिहास था। और उससे रिलेटेड 34 क्वेश्चन थे। ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करे, मैं खुदे बात मानू हूँ, लेकिन कुछ हद तक जो है एक्सप्लेन करे हैं, जिस तय के वो है, जिस तय थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए है कि आप किस तरीके की तैयारी करा। हाँ ठीक है। अगला जो चैप्टर होगा अपना, अगला चैप्टर होगा हरियाणा का प्राचीन इतिहास। हरियाणा का प्राचीन इतिहास के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करी जावेगी। काफ़ी बड़ा चैप्टर है भाई, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो भाई
जो मेहनत है उसने लाइक दिया जा सके है, शेयर कराया जा सके है। वीडियो अच्छा लग गया हो तो कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो कमेंट बॉक्स है, कुछ क्वेश्चन पूछे हैं उसके लिए भी कमेंट बॉक्स है। और वीडियो लाइक कर दी, शेयर कर दिया और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दियो। पहला लाइक कर दियो, फिर सब्सक्राइब कर दियो और फिर शेयर कर दियो। कमेंट में लिखना हो तो कि मैं कमेंट्स आपके पास बिल्कुल से है। सबको राम राम, जय भारत, जय हरियाणा। लगे रहो, मड़े रहो, जुटे रहो, रिजल्ट अपने सामने अपने आप आ जाएगा। ठीक है, साइलेंटली लगे रहो, बाकी अपना आप चीज़ें सारी होती चलेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।